नमस्कार, मैं हूँ अमरीश कुमार। मैं पॉलिटी की क्लासेस ले रहा हूँ और मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ उसके दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो मेरा लेक्चर है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। एक तो जब कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार पढ़ता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे समझना है। तो उसको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कई डायमेंशन से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे उसको कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ते हैं, उसको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, उसको बेसिक फैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना होता है, करंट अफेयर्स में अपडेट्स देखने पड़ते हैं, इश्यूज़ देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से मुद्दे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि लगातार 2 से 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट को समझ में आता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए था, हम क्या इग्नोर कर रहे थे। कि देश को जब आज़ादी मिली और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके बाद पंचायती राज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जगह दी गई और स्टेट की ड्यूटी बताई कि स्टेट डीपीएसपी के द्वारा जो है पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट करेगा। फिर बाद में जैसे पता है आपको कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ भारत में 1952 में। फिर बलवंत राय मेहता समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत में पंचायती राज को 2 टियर कह सकते हैं कि टाइप का जो है पंचायती राज होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको पता है कि और भी बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अशोक मेहता कमेटी 1977 में, जिसमें 2 स्तरीय राइट 2 टियर जो है पंचायती राज की उसमें बात की गई। फिर उसके बाद आपको पता है जैसे कि जीवी के राव कमेटी थी, उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी थी। इन सब कमेटियों ने अपनी रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन ये दी कि पंचायती राज को हमारे संविधान में एक संवैधानिक स्थिति देनी चाहिए, एक संवैधानिक दर्जा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को देना चाहिए। ये सिफारिश थी। तो सिफारिश होने के बाद फिर आपको पता होगा कि हमारे देश में, यहाँ से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, वो तो मैंने आपको रिकैप किया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये जो है संसद में पारित किया गया। क्यों पारित किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए लाया गया था कि भारत में पंचायती राज को स्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है, ताकि क्योंकि पंचायतों के अधिकार क्या होंगे, पंचायतों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उनके इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे, इसके लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। और जब संविधान में संशोधन किया गया ये, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को जगह देने के लिए एक अलग से एक पार्ट, एक भाग कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और 16 नए आर्टिकल, आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 तक नए 16 आर्टिकल को इंसर्ट किया गया और एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसे हम 11th शेड्यूल कहते हैं। और 11th शेड्यूल जो जोड़ा गया उसमें 29 सब्जेक्ट्स पंचायत को हैंड ओवर कर दिए गए कि भाई ये जो है इन पर कानून बनाने का अधिकार या इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी इनका जो दायरा है, ये आपके पास है। अभी ये पंचायत के पास है ये सब्जेक्ट्स, जिस पे आपको ही काम करना है। तो जैसे मैंने बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है एक तो पार्ट 9 जोड़ा गया, समझ लीजिए आप, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक 16 नए आर्टिकल जोड़े गए, एक अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल। अब आप ये सोचेंगे नए स्टूडेंट कि शेड्यूल होता क्या है सर? तो शेड्यूल का मतलब होता है कि जैसे पूरी बुक होती है, बुक के पीछे जो है एक लिस्टिंग दी जाती है जिस तरीके से, तो उस तरीके से एक लिस्टिंग दी गई है, ऐसे समझ लीजिए। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसको हम शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3।
इस तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे हैं। तो उसमें से ये 11वीं अनुसूची है जिसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मेंशन किया गया है ये सब्जेक्ट्स, सेकंड सब्जेक्ट्स, थर्ड सब्जेक्ट्स और 29 सब्जेक्ट्स तक कि ये हम पंचायतों को दे रहे हैं। अब देखो हमारा जो संविधान है, राइट, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स को क्या किया गया है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। हमने यूनियन को कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए, संघ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आर्मी है हमने यूनियन को दे दी, जैसे रेलवे है यूनियन को दे दी, उसी तरीके से एग्रीकल्चर है हमने स्टेट को दे दिया, हेल्थ है हमने स्टेट को दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट को दे दिया। तो ये तो बंटवारा किसके बीच हो गया, ये बंटवारा यूनियन और स्टेट के बीच हो गया। लेकिन वैसा ही बंटवारा अगर हमें स्टेट और पंचायत के बीच चाहिए तो आप देख सकते हैं क्या जरूरत क्या थी पंचायती राज की। पंचायती राज का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कि एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का जो बर्डन है डेवलपमेंट का, क्या करना है, कम करना है, उसको रोकना है। ठीक है, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डन होता है काम करने का वो कम हो जाएगा। और चूंकि लोकल लेवल पर जो लोकल बॉडीज हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो पंचायत है ये स्टेट लिस्ट में है, ये पंचायत जो है स्टेट लिस्ट में है। मैंने आपको बताया था कि एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कंकरेंट लिस्ट होता है। जो यूनियन में सब्जेक्ट्स होते हैं संघ के पास वो यूनियन लिस्ट में लिखे होते हैं, जो राज्य के पास होते हैं वो राज्य स्टेट लिस्ट में लिखे होते हैं, और जो दोनों के पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉन्करेंट में लिखे होते हैं, समवर्ती सूची में। तो पंचायत सब्जेक्ट किसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है पंचायत, ये आपको ध्यान में रखना है कि पंचायत स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है स्टेट का सब्जेक्ट हो तो स्टेट इस पर लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान में इसको दर्जा दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें बताया गया कि हर जो है पंचायत, सभी राज्यों में पंचायतों को सेटअप किया जाएगा, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पंचायतों की संरचना भारत में क्यों लाई गई, या पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों दिया गया। मेन उद्देश्य पंचायतों का ये है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पॉइंट ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत थी भारत में, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। गांधी जी चाहते थे कि एक ग्राम स्वराज की बात करते थे, तो पंचायत वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी, और पंचायत वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी, रेवेन्यू खुद जनरेट करेगी, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करेगी, राइट। तो ये लोकल लेवल पे अपनी सारी समस्याएं स्टेट गवर्नमेंट पे न रहें, स्टेट गवर्नमेंट पे हम डिपेंडेंट न रहें, हम यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट न रहें। तो पंचायतों को इसलिए अलग से स्टेटस दे दिया गया कि पंचायत जो है लोकल लेवल पे डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कर सके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट लिस्ट है, उस स्टेट लिस्ट में ये पंचायत नाम नहीं दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसे नाम दिया गया है स्थानीय शासन। ठीक है, इसको हम स्थानीय शासन के नाम से या लोकल गवर्नमेंट के नाम से इसको एंट्री नंबर 5 में ये मेंशन है। तो इस तरीके से जो है पंचायतों का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। क्या उसके पीछे उद्देश्य था, तो मैंने ये बताया कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, उसका उद्देश्य मैंने बताया कि लोकल लेवल पे लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये पंचायत जो होती है राजनीति की पाठशाला है, राइट, एक प्राइमरी पाठशाला है। भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो भारत में डेमोक्रेसी की एजुकेशन कहाँ मिलेगी, पंचायत में मिलेगी। आप बहुत सारे देखेंगे कि अमेरिका वगैरह में भी देखेंगे कि लोग लोकल बॉडीज से लेकर प्रधानमंत्री तक बने हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत आपको सिखाती है कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आगे बढ़ें, किस तरीके से हम लोकतंत्र में अपना हिस्सा बने उसका।
और लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो ये पंचायत का मेन उद्देश्य था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाना, लोग अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकें, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी लोगों को आएगी, राइट। तो इस तरीके से जो है मेन उद्देश्य जो है पंचायती राज के इस्टेब्लिश करने के मेन उद्देश्य ये है। और गांधी जी का कॉन्सेप्ट तो था ही कि वो चाहते थे कि लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि भारत में जो है पंचायती राज आगे बढ़े। इसके साथ साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हुआ ही था, एक 74th कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट हुआ था, क्योंकि हमारे कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और 16 आर्टिकल जोड़े गए थे जैसे मैंने आपको बताया, और कह सकते हैं 29 सब्जेक्ट्स पंचायत को दे दिए गए थे। उसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ था। तो 74th अमेंडमेंट किसके लिए था? ये 73rd जो था रूरल एरियाज के लिए था, ग्रामीण के लिए, राइट। और ये जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये लोकल बॉडीज़ के लिए था, लेकिन लोकल बॉडीज़ के साथ साथ म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए था, मीन्स अर्बन एरियाज़ के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अर्बन एरियाज़ के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लोकल बॉडीज़ को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। गांव को हम क्या बोलेंगे? रूरल। वहाँ क्या है? पंचायत। उसके लिए क्या जोड़ा गया? पार्ट 9। और दूसरा क्या है? दूसरा है अर्बन, राइट। अर्बन के लिए क्या पार्ट जोड़ा गया है? अर्बन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और कौन सा पार्ट जोड़ा गया? पार्ट 9A। और वहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिए गए हैं, और 18 सब्जेक्ट के साथ साथ 18 नए आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। और यहाँ कौन सी शेड्यूल जोड़ा गया है? 11th शेड्यूल। वहाँ कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है? 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल जोड़ा गया है वहाँ पे। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए पार्ट 9A है, और पंचायत के लिए पार्ट कह सकते हैं आपका पार्ट 11 है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है पंचायत के बारे में, लोकल बॉडीज़ के बारे, पंचायत के बारे में, और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। लोकल बॉडीज़ मैंने कहा, लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ें हैं। एक क्या? एक मैंने बताया आपको पंचायत, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या? लोकल बॉडी, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं, शहर आते हैं जिसमें। तो इस तरीके से मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस तरीके से पंचायतों का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में बताया। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।